आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि कोई चीज स्टेबल कब होती है, स्टेबिलिटी कब अचीव होती है, जब उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। जब वो मिनिमम एनर्जी, अब मान लो एटम्स है, एटम्स के बीच में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा होगा, एटम्स के बीच में ड्यू टू देयर मास इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो जो भी इंटरेक्शन होगा वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगा, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। अब मान लो दो एटम्स हैं, क्या है, दो एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, ये काफी पहले दूर रखे हुए हैं, ये काफी दूर रखे हुए पहले, तो धीरे धीरे करके पास आते हैं, है ना, और एक दूसरे पे ओवरलैप करना चालू कर देते हैं। बट आफ्टर सम डिस्टेंस अगर इससे ज्यादा ओवरलैप करे, है ना, तो क्या होगा, कोइंसाइड नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़नी चालू हो जाएगी। मतलब एक मिनिमम एनर्जी आएगी जिसपे जिसपे क्या होगा, मतलब देखो एक एनर्जी की बात तो मतलब बहुत ज्यादा पास हम ला ही नहीं सकते, ओवरलैप तो कर ही नहीं पाओगे। मतलब थिंग इज कि एक मिनिमम एनर्जी है जिसमें ये क्या हो गए हैं, इनके बीच बॉन्ड लाइन बन गया है। द थिंग इज अब तुम इसको खींचोगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और पास लाओगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो एटम चाहेगा उसी कॉन्फ़िगरेशन पे रहना। मैं इसके लिए एक सिमुलेशन है उसको दिखा देता हूँ 2 मिनट के लिए, समझने की कोशिश करना। ये जो ग्राफ है किसके बीच में बना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। अब ये दो एटम्स हैं, अगर मैं एटम्स को दूर कर रहा हूँ तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो इस छोटे वाले सर्कल को देखना, अगर मैं इसको दूर कर रहा हूँ तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे मैं इसको पास करने जाऊंगा एनर्जी घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, और एक ऐसी एनर्जी आएगी, देखो सबसे मिनिमम एनर्जी आ गई, ये मिनिमम एनर्जी का स्टेट आ गया। ये वो एनर्जी है जिसपे बॉन्ड लेंथ बना होगा, मतलब बॉन्ड बन गया होगा दोनों के बीच में। अगर मैं इससे ज्यादा पास करूंगा इसको तो तब भी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई ये एनर्जी है, ये डॉट है ना, ये एनर्जी है, ये ग्राफ है कि ये दिखा रहा है कि जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, और डिस्टेंस ज्यादा एक लेवल के बाद ज्यादा घटा तब भी एनर्जी बढ़ रही है। तो एक ही स्टेट है, जैसे तुम देखो इसको दूर कर रहा हूं मैं तो एनर्जी बढ़ी हुई है ना, कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, पर मिनिमम तो नहीं है। पर जैसे जैसे इसको पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, एक मिनिमम स्टेट आ गया। फिर वापस मिनिमम है क्या, ओमेगा? हाँ मिनिमम पे है क्या, ओमेगा है वो, ये बॉन्ड लेंथ है ना। अब जैसे ही मैं इसको और घटाऊंगा तो ये बढ़ जाएगी। थिंग इज कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। मैं ज्यादा पास करूंगा तब भी एनर्जी बढ़ जाएगी, और फिर उस पोजीशन हिलाने की कोशिश करूंगा, चाहे मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँ चाहे पास लाने की कोशिश करूँ, एनर्जी बढ़ती है। और जब भी एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, आया समझ। तो एक मिनिमम एनर्जी होती है जिसमें सारी बॉडी क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। अगर मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, अच्छा देखो समझने की कोशिश करना। एक होती है डिफॉर्मिंग फोर्स, ये सिमुलेशन समझ आ गई तो मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। ये काफी अच्छी सिमुलेशन है, पहले मैं ऐसे बोर्ड पे करके समझाता था। हाँ जाने दो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये समझ आ गया। तो एक बात समझने की ना, हम जो पढ़ेंगे ना इलास्टिसिटी, उससे पहले समझने की कोशिश करो कि ना कोई भी सिस्टम है, मान लो एक सिस्टम है, चैप्टर में ये है कि जैसे मान लो इलास्टिसिटी के बारे में कि कोई भी बॉडी को मैं डिफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ तो वो उस शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। कौन आ सकता है, कितना आ सकता है, ये सब पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इवन ये चीज बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है कि तुम देखोगे ओवर द टाइम तुम देखोगे ब्रिजेस बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, उनपे एक वेट लोड आता है, तो हर एक चीज एक्सटेंड होती है, तो पता ना हो, हर एक चीज एक्सटेंड होती है। इवन तुम्हारी वॉल भी होगी ना, घर की वॉल भी है, वो भी टेम्परेचर से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, पता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड होगी, और टेम्परेचर घटेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसे तुम्हें शायद पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो रॉक्स जो होते हैं ना, रॉक्स की अल्टरेशन इसी वजह से होती है। हाँ हाँ, अब समझो इस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, समझने की कोशिश करो, है ना। अब इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस रहेगा तो एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम। अगर मैं इन पे फोर्स लगाऊं, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं, डिफॉर्मिंग फोर्स, अच्छा डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स इज दैट फोर्स
विच डिफॉर्म्स द बॉडी। बॉडी की शेप को क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अब ये डिफॉर्मिंग है, क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है जो बॉडी को डिफॉर्म करने की फोर्स। अच्छा, इसको एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो क्योंकि मैं इसको अलग से लगा रहा हूँ, बाहर से लगा रहा हूँ, है ना। बेटा सूडो फोर्स क्या है पता भी है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वो अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो बॉडी की शेप को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या बॉडी अपनी शेप को डिफॉर्म होने देगा इतने आराम से? नहीं होने देगा। तो होगा क्या कि ना, ये इंटरनली एक फोर्स डेवलप करेगा। बहुत जरूरी है भाई ये, क्योंकि अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्ट्रेस, और प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम है पर डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब सुनो, ये कौन सी फोर्स है तुम्हारे, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। इसके बदले में इसने एक इंटरनल फोर्स को डेवलप करा ताकि क्या मैं ये बॉडी क्यों नहीं डिफॉर्म होना चाहती, क्योंकि इस स्टेट पे इसकी एनर्जी क्या मिनिमम। अगर इसको स्पेस बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, जो कोई भी बॉडी नहीं चाहती, क्योंकि एवरी बॉडी टेंड्स टू ऑक्यूपाई दैट पोजीशन इन विच इट इज स्टेबल। ठीक है, तो इसने इंटरनल फोर्स लगाया। ये कौन सी फोर्स है और क्यों लगाया? ताकि ये डिफॉर्मेशन को रोक सके। अगर सेम चीज मैं अपोजिट तरीके से करूं, अपोजिट इन द सेंस, ये फोर्स कौन सी है, ये इलोंगेटेड फोर्स है, समझ रहे हो? आया समझ? मतलब खींच रहा है ये, एक्शन रिएक्शन तो है ना, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है भाई, ये एक्शन रिएक्शन। देखो अगर ऐसा होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर तो है ही नहीं, पहली बात ये समझने की कोशिश करो। एक्शन रिएक्शन पेयर तो अपोजिट बॉडीज पे काम करते हैं, ये एक्शन भी सेम बॉडी पे हो रहा है, रिएक्शन भी सेम बॉडी के अंदर हो रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर तो नहीं होंगे। अरे खींच रहा हूं ना, ठीक है। एक हुई कंप्रेसिव फोर्स जिसमें मैं प्रेस करने की कोशिश करूंगा, है ना। अब सेम चीज समझो, अब समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स इधर की साइड लगाता हूं, तो ये इंटरनली कहां पर फोर्स डेवलप करेगा, इसको बैलेंस आउट करने के लिए, या फिर ताकि अपनी पोजीशन पे रहे, इसको हम दबाने की कोशिश करें तो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो इंटरनल ऐसे डेवलप करेगा। आया समझ? ठीक है, तो समझने की कोशिश करना कि ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स ये अपने अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप कर रहा है। आगे समझ कि जब भी मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो रही है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, इस इंटरनल फोर्स पर सारा चीज डिपेंड करती है। जो बॉडी अच्छा खासा इंटरनल फोर्स डेवलप कर लेती है वो अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, और जो नहीं कर पाती वो रिगेन, फॉर एग्जाम्पल रबर है, रबर को अगर एक्सटेंड करोगे, अच्छा सब कुछ एक पर्टिकुलर एक्सटेंड तक होता है, कोई बॉडी अपनी मतलब तुम बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो तो कोई बॉडी अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी, है ना। पर सबकी एक लिमिट है जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहां तक वो अपनी शेप को रिगेन कर पा रहा है, कोई भी इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अब कोई चीज होती है परफेक्टली प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉडी वो होगी जो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती। अच्छा रिगेन कब करेगी? जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। आया समझ में? एग्जांपल इलास्टिक बॉडी का तो रबर ले लो, है ना। अच्छा एक और चीज है, अच्छा प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल ले लो, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, पीओपी, उसको तुम, वो तो टूट जाएगा, वो तो कुछ भी रिगेन नहीं कर पाता। बोर्ड में भी थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी होती है, मेटल भी इलास्टिक होता है, मेटल भी इलास्टिक होता है भाई, है ना। इवन तुम एक आटे का डो होता है ना, डो मतलब समझ रहे हो, आटे की लोई, उसको भी खींचो थोड़ा बहुत इलास्टिक होता है, वो रिगेन करने की कोशिश करता है। ये चीज समझ आया? अब समझने की कोशिश करना, रोटेशन में तुमने पढ़ा रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी की मैंने डेफिनेशन क्या थी? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता, है ना। मान लो एक आयरन की रॉड ले लो, है ना, ये वुडन ले लो, है ना। इसको मैं रिजिड बॉडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, ये थियोरेटिकली बोल रहे हैं। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे सॉलिड हो गया, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, तो शेप और साइज क्या होता है? चेंज नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली तो है कि रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसमें मैं कोई फोर्स लगाऊं तो अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करेगा, पर प्रैक्टिकली ऐसा होगा, तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो शेप और साइज चेंज। अगर एक ब्रिज बना रहे होते हैं, सब कुछ ब्रिज बना रहे होते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, ये नहीं देखते सिर्फ कि उस पर कितना टन ऑफ फोर्स आएगा, है ना, कितनी गाड़ी चल सकती है, वो ये भी देखते हैं कि टाइम के साथ, टाइम मतलब उस पर गाड़ी चल रही है तो एक्सपैंड इलोंगेट ये सब
होता रहेगा। तो इन सब सारे पैरामीटर्स को रख के ही सारी चीजों को बनाया जाता है। आया समझ? हालांकि बिहार में इस चीज को ध्यान नहीं देते। तो देखो अब इलास्टिसिटी सुनो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, साइज, शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। जैसे मैं अप्लाई फोर्स को रिमूव करूंगा, जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, वो अपनी शेप को रिगेन कर पाए या साइज को रिगेन कर पाए, कब? जब मैं अप्लाइड फोर्स को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं, है ना? अप टू इट इलास्टिक लिमिट is known as elasticity and the deformation caused is known as elastic deformation। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा ना तुम लोगों को ये डेफिनेशन लिखेंगे। एक और डेफिनेशन है इसकी, वो डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप, साइज बाय बॉडी। इलास्टिसिटी क्या है? कि कोई भी किसी बॉडी का टेंडेंसी, किस चीज की टेंडेंसी? अपने शेप या साइज को चेंज ना होने देना, उसको क्या बोलते हैं? वो तो मोशन की वजह से है, मोशन को रेजिस्ट करती है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो। तो मेरे सामने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बताओ एक स्टील एक रबड़ है, कौन ज्यादा इलास्टिक है? एक स्टील है, एक रबड़ है, कौन ज्यादा इलास्टिक है? सामने लिखा हुआ है ना। हाँ मतलब लग क्या रहा है रबड़, पर स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। पता क्यों? क्योंकि तुम अगर स्टील पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ इक्वल लेवल की, और रबड़ पे भी इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, तो रबड़ अपने शेप को रिगेन, मतलब इसकी शेप जल्दी चेंज हो जाएगी। वो उसकी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है रेजिस्ट करना, पर एक स्टील को बहुत मुश्किल होता है, उसकी ज्यादा टेंडेंसी है ना। तो अगर मैं सेकंड डेफिनेशन देखूं, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? स्टील की। क्या करना? अपोज करना डिफॉर्मिंग। तो इलास्टिसिटी ज्यादा किसकी है? स्टील की। स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी देन रबड़ ऑन अप्लाइंग इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन बोथ डिफॉर्मेशन ऑन स्टील इज लेस equal deforming force on both deformation on steel is less than in rubber, so steel is more elastic than rubber। Plasticity क्या है? If we apply force to a lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape or they get permanently deformed। सिंपल है। इलास्टिसिटी का अपोजिट है। इलास्टिसिटी में क्या है? वो अपनी शेप और साइज को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, उसमें डज नॉट लगा दो, वो प्लास्टिसिटी हो जाएगी। हाँ क्ले भी हो सकता है, पर क्ले में भी थोड़े बहुत होते टेंडेंसी। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो उसका पुट्टी प्लास्टिक हो गया, बैकलाइट हो गया। अब सुनो, नेक्स्ट आ जाओ, सुनो। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, अब देखो, आउट ऑफ द फ्लोरिंग द मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल इज, बताओ। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, प्योर प्लास्टिक के मटेरियल के एग्जांपल है, ये याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर है, ऑप्शन में है। तो प्लास्टिक कौन सा हो गया? आयरन तो इलास्टिक होगा, है ना। वुडन में थोड़ा बहुत होता है इलास्टिक, रबड़ तो होता ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। अब देखो, जैसे ये मॉडल है तुम्हारे एनसीईआरटी का ही मॉडल है ना। इससे पहले मैं चीज समझा चुका हूँ। इस मॉडल में देखो, ये स्प्रिंग बॉल सिस्टम से समझा रखा होता है कि द थिंग इज कि पूरा सिस्टम है एक, अगर मैं इसमें कहीं से ये फोर्स लगाऊंगा, मान लो इसमें इधर की साइड फोर्स लगाता हूं मैं, ये स्प्रिंग बॉल मॉडल है, ये पूरा स्प्रिंग लगा पड़ा है यहाँ पर। हाँ, अब स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है? जैसे इसको इधर खींचोगे, ये वाला स्प्रिंग इसको किधर खींचेगा? वापस खींचेगा। तुम इसको नीचे कुछ ना कुछ करोगे, ये किधर खींचने की कोशिश करेगा? ऊपर। क्योंकि इस स्टेट में क्या है, इसकी मिनिमम एनर्जी, तो इस स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करेगा, ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। आया समझ? ठीक है। ऐसे ही इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स के को भी ऐसे ही मान सकते हो कि कुछ इसी तरीके से वो अरेंज होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को असल में है क्या? मैं किसी चीज को खींच रहा हूँ, मान लो ये पूरा सिस्टम है, मान लो एक रॉड ही है ना, एक रॉड है आयरन की। तो एक आयरन की रॉड में बहुत सारे एटम्स होंगे, वो एटम्स पर्टिकुलर शेप में या पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होंगे। मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन ही है। अब मैं आयरन रॉड को खींच रहा हूँ, तो क्या है? एटम इस तरीके से अरेंज है। तो ये मान लो 2 आयरन के एटम्स है, मैंने इसको इधर खींचा, तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस टाइम उसके पास क्या है? मिनिमम एनर्जी। आया समझ? द थिंग इज कि किसी भी बॉडी के अंदर एटम्स किस तरीके से अरेंज है और किस तरीके से एटम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। आया समझ? और ये ज्यादा आसान था, क्योंकि स्प्रिंग और बॉल तुम्हें समझ आता है कि स्प्रिंग को खींचोगे तो अपनी शेप को क्या करेगा? रिगेन करेगा। स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तब भी क्या करेगा? और तुम्हें पता होगा नेचुरल लेंथ, उसकी बताया था ना, नेचुरल लेंथ जिसमें वो रहना चाहता है,
उससे ज्यादा एलोंगेट करोगे, कंप्रेस करोगे तो वो फोर्स डेवलप करता है। कितना फोर्स होता है? माइनस के इंटू एक्स। पता था ना, के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज एलोंगेशन और कंप्रेशन, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। पता है ना? ठीक है, आगे इतना नहीं जानना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? इंटरनल फोर्स। ठीक है, और ये इंटरनल फोर्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलास्टिसिटी के लिए, किसी बॉडी की। आया समझ? ये तो मैं अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ समझने के लिए कि चैप्टर में होने क्या वाला है। न्यूमेरिकल्स, अरे भाई रुक जाओ, वहां तक तुम समझने की कोशिश करो इलास्टिसिटी किसी बॉडी में आ क्यों रही है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत इजी होते हैं ये, मैक्सिमम 2 से 3 क्लास लगेगा चैप्टर, बहुत टफ चैप्टर नहीं है ये। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है देखो स्ट्रेस में फोर्स अपॉन में एरिया है। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। और प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन में। अब सुनो, स्ट्रेस जो होता है, जब भी तुम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो अपनी शेप को क्या करने की कोशिश करता है? रिगेन करने की कोशिश करता है। अब द थिंग इज कि स्ट्रेस क्या होता है? जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई, ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, डिफॉर्मिंग फोर्स के रिस्पॉन्स में जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुई है अपॉन में एरिया, ये डिफरेंस है प्रेशर। अब जैसे मैंने इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, मतलब एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, या फिर अब इसके बदले में इसने क्या लगाया? इंटरनल फोर्स है, या फिर इसको बोल सकते हैं, अभी क्या बताया मैंने, ये एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि दोनों सेम बॉडी पे काम कर रहे हैं। इक्वल इक्वल होंगे तो डिफॉर्मिंग ही होगा, उतना इंटरनल आए। अगर इंटरनल उतना ही आ जाता तब तो डिफॉर्मिंग ही होगा ना। हाँ हाँ, अच्छा देखो यही चीज है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? जो एक्चुअल शेप और साइज को क्या कर ले? रिगेन कर ले, जिस कॉन्फ़िगरेशन में पहले था एग्जैक्टली उस पे आ जाए। पर सारी बॉडी ऐसी नहीं होती, बहुत ही रेयर बॉडी होती है जो परफेक्टली क्या हो। तुम यार अपनी एक वो आती थी ना अप्सरा की रेजर, उसको ही बार बार खींचते रहो, खींचते खींचते थोड़ा सा खींची जाएगा, वो थोड़े क्रैक आ जाएंगे उसके अंदर। समझ रहे हो? कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब कि ओरिजिनल शेप पे आ जाए। समझ रहे हो? सर तो एफ इंटरनल बेसिकली ये तो ऑब्जेक्टिवल वर्च्यूज है जो उसके ऑलरेडी है, इसका कोई इंटरनल फोर्स जब भी लगेगा जब एक डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, अपने आप में नहीं लग जाएगा। अच्छा एक बात समझना, तुम्हारे जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर होंगे। 99% केस में ऐसा ही होगा जब तुम सॉल्व कर रहे होगे। जो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स होगी उसको क्या लोगे? इंटरनल फोर्स। अब समझने की कोशिश करो प्रेशर क्या होता है। देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब समझने की कोशिश करना, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया, और जो प्रेशर है वो भी सेम है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल या फिर रिस्टोरिंग है, और जो यहां पर फोर्स है वो एक्सटर्नल है या फिर। समझने की कोशिश करो, तो मैं एक चीज समझा देता हूँ। वैसे तो तुम लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग सीबीएसई अकॉर्डिंग दोनों ही क्वांटिटी स्केलर है, पर एक्चुअली ये टेंसर क्वांटिटीज है। हाँ, टेंसर टेंसर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन है पर डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती। हाँ बताया था भाई। और क्योंकि टेंसर है ना, तो इसका जो सम होता है वो एल्जेब्रिक सम ही होता है। जैसे स्केलर्स का होता है ना, मतलब 2 + 2 4, वैसा इसका सम होता है। डायरेक्शन इसके डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये है, जैसे समझने की कोशिश कर, नहीं नहीं समझने की कोशिश कर। मान ले ये एक रॉड है, ठीक है, अब इसमें एटम्स इस तरीके से अरेंज होंगे। जब तो इन पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएगा, है ना, जिस तूने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया,
तो सिर्फ समझने की कोशिश करिए, सीधा होना है कि ऊपर वाला हिलेगा, नीचे वाला भी हिलेगा। तो हर एक इसमें जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रही होगी वो जरूरी नहीं है कि सारी एग्जैक्ट ऐसी ही हो, कुछ ऐसे भी जा रही होगी, कुछ थोड़ी नीचे भी जा रही होगी, क्योंकि जब इसका डिफॉर्मेशन होगा वो कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो इंटरनल फोर्स भी सीधा हॉरिजॉन्टली डेवलप हो वो भी जरूरी। तो इंटरनल फोर्स जो डेवलप हो रही है उसकी कोई डायरेक्शन आया समझ? तुम इतना मत समझो, छोड़ो, तुम बस इतना याद रखो दोनों स्केलर है, ठीक है। दोनों की यूनिट क्या है? फोर्स यूनिट क्या होती है और एरिया की यूनिट क्या होती है, और इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। When a body is subjected to a deforming force, the restoring force developed per unit area is known as stress, है ना। ऐसे यूनिट बता दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। डायमेंशंस कैसे निकालोगे? सिंपल है, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? स्ट्रेस जो है ना दो टाइप के पढ़ोगे, समझने की कोशिश करना। स्ट्रेस तुम दो टाइप के पढ़ोगे, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो एरिया क्या लगता है? परपेंडिकुलर, मतलब क्रॉस, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके लगेगा परपेंडिकुलर। अब इसमें भी दो टाइप है, इसके अंदर भी दो है। हाँ, एक है टेंसाइल जिसको खींचेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड के दो एग्जांपल है, एक है टेंसाइल जो खींचने वाला है, और एक है कंप्रेसिव जो, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड के कितने एग्जांपल है? दो, है ना। एक ये है जिस अगर तुम खींचोगे, अगर तुम खींचोगे तो थोड़ा सा ही क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा, आया समझ? तो ये क्या हुआ? थोड़ी सी इसकी लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई है, आया समझ? ये समझो, अरे बस समझने की कोशिश करो। ये इसका x इनिशियल है और ये इसका x जो चेंज इन, हाँ वॉल्यूम सेम रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है। चाहे मैं ओरिजिनल लिखूं चाहे फाइनल लिखूं, डेल्टा x क्या होगा? x फाइनल माइनस, देखो अगर मैं किसी चीज को खींचता हूं तो उसकी लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाता है। ये a फाइनल होगा, ये तुम्हारा a इनिशियल होगा। चीज क्या सेम रहेगी? ना लेंथ सेम रहा है ना एरिया सेम रहा है, वॉल्यूम सेम रहेगा। और वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वॉल्यूम इनिशियल जो है वो क्या होगा? ए इनिशियल एक्स इनिशियल, और वॉल्यूम फाइनल क्या होगा? ए फाइनल, और कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम। ये जो ये किसका एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का एग्जांपल है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस आप समझो, ये कौन सी है? टेंसाइल, और एक होगा कंप्रेसिव। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? लॉन्गिट्यूडनल के। एग्जांपल ये टाइप है, सॉरी। अच्छा, इसको मैं कैसे कंप्रेस करूंगा, है ना। अब क्या होगा? ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, और अच्छा कंप्रेस होगा तो इसका एरिया क्या होगा? थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम? इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स डेवलप, सॉरी इंटरनल फोर्स जो डेवलप होगा वो इधर की साइड होगा, और इसमें जो डेवलप होगा वो इधर की साइड होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगाया था इस पे? इधर की साइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ गया, है ना। तो इसमें भी स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया। इसमें भी स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स। स्ट्रेस सेम ही है, फोर्स अपॉन में एरिया ही होगा, पर ये स्ट्रेस कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है? जिसमें जो फोर्स लगे वो क्रॉस सेक्शन के क्या लगे? परपेंडिकुलर। एक फोर्स ऐसा होगा जिसमें क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगाऊंगा, आया समझ? अब तुम्हारे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसके दो टाइप हो गए, एक हो गया टेंसाइल, दूसरा हो गया कंप्रेसिव। टेंसाइल में मैं खींचूंगा, कंप्रेसिव में मैं दबाऊंगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो। स्ट्रेस समझ आ गया? लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस देखा था, स्ट्रेस में हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखा था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और स्ट्रेस के बाकी टाइप पढ़ेंगे, और साथ ही साथ स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक स्ट्रेस से रिलेटेड स्ट्रेन होता है, हर एक स्ट्रेस से रिलेटेड क्या होगा? स्ट्रेन होगा, है ना।
और स्ट्रेस और प्रेशर में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि दोनों ही प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया है, दूसरा भी फोर्स अपॉन में एरिया है, पर प्रेशर में जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है और जो स्ट्रेस में फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है ना। इन 99% केस इन योर न्यूमेरिकल्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स विल बी सेम और इक्वल। और मैंने ये भी बताया था कि कोई भी मटेरियल के पास इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था इसके अंदर मैंने, है ना, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। अच्छा, एक और चीज मैंने बता दी थी, वो क्या थी कि इलास्टिक मटेरियल क्या से होते हैं और इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, सब बता दिया था मैंने, है ना। इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो अपने शेप को रिगेन करते हैं, और प्लास्टिक जो बिल्कुल भी रिगेन नहीं कर पाते, है ना। देखो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस देख लो एक बार। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, एफ आर बाई ए, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। अच्छा, एरिया कौन सा लेना है, जो फोर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसकी ऐसे यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन तो निकाल ही लोगे यार, डायमेंशन निकालना कौन सी बड़ी चीज है ना, डायमेंशन निकाल लोगे ना। मैं कह रहा हूँ सबका डायमेंशन याद भी नहीं करोगे, तुम बार बार निकालते रहोगे, उससे याद हो जाएगा, है ना। वैसे ही बहुत सारी चीजें याद करने के लिए सबका क्या याद करते रहोगे, बस फोर्स, फोर्स का याद रखो, फोर्स का तो ऐसे ही याद रहता है। फोर्स का क्या होता है भाई, एम एल टी, यही होता है, अपॉन में एल स्क्वायर कर दो। मतलब बहुत, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक है और तुम्हें डायमेंशंस पता है कुछ बेसिक चीज के, तो बहुत इजीली निकाल लोगे। अब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन समझो, द रिलेटिव चेंज इन कॉन्फिगरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब उसके डायमेंशन में कितना चेंज हुआ अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी। एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें बताया था, मान लो एक सिलेंडर है, अगर इसका ओरिजिनल डायमेंशन मान लो जो लेंथ है ये एल इनिशियल है, ठीक है बेटा, अगर मैं इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, इसकी लेंथ थोड़ी सी, अच्छा सिर्फ लेंथ में ही चेंज आएगा, क्या एरिया में भी चेंज आएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एल फाइनल हो गया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना कि चेंज दोनों हुआ है, एक एरिया चेंज हुआ है, ठीक है, इसको मैं ए इनिशियल बोल देता हूं, और एक वॉल्यूम चेंज हुआ है, सॉरी वॉल्यूम सेम रहेगा, लेंथ चेंज हुई है, ये ए फाइनल हो गया। मतलब बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है और एरिया भी चेंज हो रहा है। कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाई बाय, तो अगर मैं वॉल्यूम इनिशियल निकालूं तो क्या होगा, ए इनिशियल, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ए फाइनल। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब है वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल, दैट इज ए इनिशियल एल इनिशियल इज ए फाइनल। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है कि स्ट्रेन का क्या पढ़ा तुमने, स्ट्रेन को पढ़ा चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में किस में चेंज आया, लेंथ में आया है ना, चेंज इन डायमेंशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ चेंज इन लेंथ बाय, जो चेंज इन लेंथ है वो कितना बेटा, वो है डेल्टा, ये क्या है, ठीक है, दैट इज एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बाय। अच्छा, स्ट्रेन के ऊपर क्या है, लेंथ, और नीचे भी क्या है, लेंथ, इससे कोई डायमेंशन होंगे, तो स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ध्यान रखना। ये तुम्हारा कैसा है, ये है तुम्हारा डायमेंशन। अच्छा, कोई यूनिट होंगे इसकी, डायमेंशन लेस भी है, यूनिट लेस भी है, क्योंकि यूनिट भी नहीं होंगे इसके, यूनिट ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। हमारे पास जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेस हमारे पास तीन टाइप के हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है टेंजेंशियल, और आखिरी वाला कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक, या फिर इसका एक और नाम होता है हाइड्रो
लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल में भी दो टाइप है, एक है टेंसाइल, दूसरा है, देखो लॉन्गिट्यूड से समझ आ रहा है, ये अलोंग द लॉन्गिट्यूड काम करेगा, ठीक है। अलोंग द लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है कि मान लो ये कोई सिलेंडर है, अलोंग द लॉन्गिट्यूड का मतलब है एक फोर्स इधर है तो एक फोर्स इधर है, मतलब लॉन्गिट्यूड्स के अलोंग है। टेंजेंशियल क्या होगा, इसके सरफेस के पैरेलल, और भी क्या सरफेस के परपेंडिकुलर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे क्या है ये फोर्स परपेंडिकुलर, है ना। अब ये इसके दो टाइप है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, है ना। टेंसाइल के अंदर क्या होगा तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ है, तुम इस पे फोर्स लगाओगे और इसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। और दोनों में क्या कांस्टेंट है, दोनों केस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस में वॉल्यूम। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत का परेशानी। यहाँ पर एल इनिशियल है, यहाँ पर एल फाइनल है। अच्छा यहाँ पर बोल सकता हूँ जो एल फाइनल होगा वो ग्रेटर देन एल, और जो दूसरा केस है उसके अंदर क्या होगा, जो तुम फोर्स लगाओगे वो कुछ ऐसे लगाओगे, और ऐसे फोर्स लगाने से तुम्हारा क्या होगा, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है, पर दोनों केस में भी क्या सेम है, वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा इसमें एल फाइनल जो होगा वो लेस देन होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब है मान लो तुम्हारे ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें तुमने टेंजेंशियली समझ रहे हो, पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लगाया। जब तुम इसको इस सही से फोर्स लगाओगे तुम कुछ टाइम बाद क्या देखोगे, ये सिलेंडर ना कुछ इस टाइप से हो जाएगा, हाँ फ्लोर से थोड़ा चिपका हुआ है, तुम समझ रहे हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम पेज को भी थोड़ा सा ऐसे करोगे तो हाँ आ रहा है समझ, मतलब बेसिकली क्या होगा, बेसिकली कैसा होगा कि ये फिगर थोड़ा सा इस तरीके से चेंज हो जाएगा, आया समझ। बहुत हल्का होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जली है, बिल्कुल तुम्हें पता चलेगा, बहुत हल्का सा होगा, ठीक है। अब ये मान लो इसका एल इनिशियल है, ठीक है, और जो इसके चेंज आया है इसको बोल देता हूँ डेल्टा एक्स, और इसको बोल देता हूँ थीटा, क्या बोल देता हूँ, और ये एल है। क्या तुम मुझे टेन थीटा बता सकते हो क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज डेल्टा एक्स बाय। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स की है, शायद तुमने पढ़ा होगा पर मुझे पता है तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, कि सुनो मैथ्स की चीज बता रहा हूँ, स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार पढ़ोगे। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये कब होता है, और ये कब होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा तब हो सकता है जब थीटा क्या हो, बहुत ज्यादा छोटा। अच्छा जब मैंने इसको टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा साइड करेगा, बहुत ज्यादा साइड कर जाएगा, बहुत कम करेगा, तो ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, एल बड़ा है, तो रेशियो क्या आएगा, बहुत छोटा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा एक्स बाय एल, सिंस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बाय एल भी क्या होगा, इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया जो हमारा थीटा है। अच्छा थीटा क्या है, यही स्ट्रेन है तुम्हारा, इसमें स्ट्रेन ऐसे जो डेवलप हुआ है, डायमेंशन क्या हुआ, टेंजेंशियली चेंज हुआ है ना, जो ये टेन थीटा है ये क्या है तुम्हारा स्ट्रेन, ये क्या तुम्हारा स्ट्रेन, तो इसमें स्ट्रेन क्या है थीटा, दैट इज डेल्टा एक्स बाय एल। लास्ट है वॉल्यूमेट्रिक, लास्ट केस है हमारा वॉल्यूमेट्रिक वाला। तुम एक बात समझो, देखो
सबसे कम कंप्रेसिव कौन होता है? सॉलिड बहुत कम कंप्रेसिव होते हैं, है ना, और सबसे ज्यादा कंप्रेसिव होते हैं एयर, गैसेस, है ना, गैसेस सबसे अब मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद सॉलिड, है ना। आप समझने की कोशिश करो, मान लो तुम पे ऐसे कोई लिक्विड है, या फिर ऐसा मान लो कि तुमने वो देखे बैलून आते हैं, उसमें लाइट वाले नहीं, वाटर बैलून्स भी होली के टाइम पे अगर तुम उसको प्रेस करोगे तो उनका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या होता है, बहुत हल्का कम होगा। वाटर को कंप्रेस करना इतना इजी नहीं है, पर ये चलो तुम एयर का केस ले लो, अगर इसके अंदर पूरी एयर फिल है, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो प्रेस हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हमेशा से कंप्रेसिव ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते ऐसे खींचिए, तो इसमें हमें क्या पढ़ेंगे मैक्सिमम टाइम, कंप्रेसिव, क्या पढ़ेंगे, कंप्रेसिव, है ना। तो जब मैंने यहाँ से पी एक्सटर्नल लगाया, क्या लगाया, पी एक्सटर्नल, तो अंदर डेवलप होगा पी इंटरनल, ताकि ये पी एक्सटर्नल उसको क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। इसमें प्रेशर पड़ना ज्यादा आसान है, ठीक है। अब समझो, देखो पहले जो पूरा वॉल्यूम था, पहले पूरा वॉल्यूम ये था, ये वॉल्यूम इनिशियल है, ठीक है। जब मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, अच्छा इसमें खुद का क्या डेवलप होगा, इंटरनल प्रेशर, क्या डेवलप होगा, इंटरनल प्रेशर। अब जो फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना बच गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारा क्या है, वी फाइनल, क्या बोल सकते हो, तुम्हारा जो वी फाइनल है इज लेस देन, हाँ कंप्रेस कर दिया, है ना। अगर मैं इसमें स्ट्रेस की बात करूं, है ना, वो क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या पर ये जो स्ट्रेस है वो प्रेशर के इक्वल ही होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ चेंज इन प्रेशर के इक्वल होगा, ये स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, चेंज इन प्रेशर के इक्वल होगा। आया समझ, ठीक है। अब अगली चीज समझो, ये तो गया स्ट्रेस, अब अगला पढ़ना है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। इसमें डायमेंशन है, किसमें चेंज आया है, वॉल्यूम के अंदर, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। अच्छा इसमें क्या कांस्टेंट होगा, इसमें कांस्टेंट होगा मास, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेन किसके इक्वल है, डेल्टा वी बाय वी। अच्छा मैं डेल्टा वी के आगे ना एक नेगेटिव लगा रहा हूं, क्योंकि डेल्टा वी क्या है तुम्हारा, नेगेटिव। अब डेल्टा वी नेगेटिव क्यों है, बिकॉज इट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सिंस वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, देयरफॉर डेल्टा वी इज। स्ट्रेन समझ आ गया, स्ट्रेस समझ आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के अंदर जो स्ट्रेन होता है वो किससे इक्वल होता है, चेंज इन प्रेशर, और कई बार इसको सीधा पी एक्सटर्नल में लिख लोगे, क्योंकि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आया समझ। और स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी बाय। अब पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, हमने स्ट्रेस पढ़े तीन टाइप के, पहला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और उससे जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है कि तुमने अलोंग द लॉन्गिट्यूड फोर्स लगाया है, इसकी वजह से लेंथ बढ़ेगा या फिर घटेगा, पर कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम। तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन में एरिया। और स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा, इसमें किसमें चेंज आता है, लेंथ में, डेल्टा एल बाय एल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। दूसरा केस पर हमने टेंजेंशियल, टेंजेंशियल के अंदर क्या होगा, मैं स्लाइड करने की कोशिश करूंगा अलोंग द सरफेस, थोड़ा सा सरफेस स्लाइड हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस, इसमें भी स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया ही होगा, फोर्स अपॉन में एरिया होगा, पर स्ट्रेन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अच्छा tan थीटा के, और tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हिच इज डेल्टा x बाय l। सिंस डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई tan थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज थीटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लास्ट केस था हमारा वॉल्यूमेट्रिक, लास्ट केस कौन सा, और इसको हाइड्रो, देखो वॉल्यूमेट्रिक इसका एक्चुअल नाम है, हाइड्रोस्टैटिक का जब वाटर का यूज हो रहा हो,
समझ रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक सब में लग जाएगा। इसका यही एग्जांपल क्या है, हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर, ठीक है। इसमें क्या चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसमें जो स्ट्रेन होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस डेल्टा वी बाय वी, और स्ट्रेस किसके इक्वल होगा, डेल्टा पी के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी एक भी वर्ड में? सुनो अभी देखो, मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा दिया, अब डेफिनेशन देख लो, समझा तो दिया ही है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया अलोंग द लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें दो टाइप पढ़े, एक है टेंसाइल, दूसरा है कंप्रेसिव। When a cylinder is stretched by two equal forces applied normal to its cross section area, the restoring force per unit area developed in this case is called tensile। ये मैं पहले समझा चुका हूँ, बस मैं रीड करके बता रहा हूँ। सेकंड केस में क्या है, when a cylinder compressed under the action of a deforming force, the restoring force per unit area is called compressive stress। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला स्ट्रेन कौन सा पढ़ा था मैंने, अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच है, स्ट्रेन डेवलप हुआ, उसका नाम था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, इसमें चेंज क्या होता है, लेंथ का चेंज होता है टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, डेल्टा एल बाय एल। अब देखो ये दो केस पढ़ाया था ना मैंने, एक ये पढ़ाया था जिसमें ये कौन सा केस है, टेंसाइल, और ये कौन सा केस है, कंप्रेसिव। अगला था टेंजेंशियल। If two equal and opposite deforming force are applied parallel to the, उसमें क्या है, perpendicular to the cross section area, इसमें क्या है, parallel to the cross sectional area of the cylinder, there is a relative displacement between the opposite faces। मतलब जो दोनों फेस है, इन दोनों के इसमें क्या हुआ, relative displacement हुआ, ठीक है। The restoring force per unit area developed due to the applied tangential force is known as tangential or shearing stress। इस tangential का एक और नाम होता है, that is शेयरिंग स्ट्रेस, ये ध्यान रखना, शेयरिंग, है ना। तो ये होगा एफ टेंजेंशियल बाय एरिया, ये क्या तुम्हारा स्ट्रेस, और इससे जो स्ट्रेन डेवलप हुआ उसका नाम होगा शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एक्स बाय एल। ये लिखा है ना यहाँ पर, इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट था कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। व्हेन अ सिलेंडर कंप्रेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी का नाम था वॉल्यूमेट्रिक, इसी का नाम था तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। और इससे जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसका नाम होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा ये बता देते हैं, इसमें स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर के इक्वल होगा। अगली चीज दोबारा से देख लो, स्ट्रेस के तीन टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग, वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। इसके दो टाइप, टेंसाइल और कंप्रेसिव। इसका एक ही टाइप है ना, और ठीक है। इसमें भी, इसमें क्या होगा, एफ रिस्टोरिंग बाय एरिया, इसमें एफ टेंजेंशियल बाय एरिया स्ट्रेस, इसमें क्या होगा, डेल्टा पी के बराबर, ठीक है। अब स्ट्रेन में तुमने तीन टाइप के पढ़ लिए, लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल बाय एल, शेयरिंग, और लास्ट क्या पढ़ लिया, वॉल्यूमेट्रिक। ये मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, 3 बार से भी ज्यादा, अभी याद हो जाना चाहिए। अब सुनो, देखो व्हाट इज हुक्स लॉ, समझने की कोशिश करो कि जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है अप टू अ सर्टेन लिमिट, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्या हमेशा ये अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये क्या होगा, स्ट्रेस बाय, और इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ डायमेंशन। इसकी क्या होगी, स्ट्रेन, इसकी डायमेंशन क्या होगी, स्ट्रेस के इक्वली, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ पे ध्यान दो, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर ये कब है, फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है। और के स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ, हाँ सेम ही रहेगी यार, लॉजिक लगाओ ना, स्ट्रेन डायमेंशन लेस स्ट्रेस, है ना। अब सुनो, तुम पे स्ट्रेस कितने टाइप के, 3, है ना। और देखो बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत ज्यादा रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। देखो समझ आते ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको बोलते हैं यंग मॉडुलस, के है ना। इस केस में के किसके इक्वल होता है,
गामा, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, सॉरी आगे समझ, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या आया था ना, उसका हर एक स्ट्रेस में डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रहे हैं। इसमें यंग मॉडुलस है ना, दैट इज गामा। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही होगा, बस स्ट्रेस कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेन भी कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा होगा शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज शेयर, ये क्या होगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बल्क मॉडुलस, मतलब मैंने बोला कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट नाम है, मतलब सेम ही है। अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल है तो उसका नाम क्या है, यंग मॉडुलस, और जब टेंजेंशियल है तो शेयर, और आखिरी क्या है, बल्क मॉडुलस। तुम सबसे ज्यादा पढ़ोगे इसके बारे में, बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस, इसका नाम सबसे ज्यादा सुनोगे, इसको तो बहुत ही कम पढ़ रहे होते हैं। 99% केस में यही दो आ रहे होते हैं, ये तो बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है। तो शेयर यंग मॉडुलस याद रहेगा। यंग मॉडुलस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल, और वॉल्यूमेट्रिक क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा देखो, आप समझने की कोशिश करो, जो यंग मॉडुलस है वो क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मैं इतना याद रखूंगा। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल ए इंटू, इतना याद करने की जरूरत है, यहाँ है प्लस बुद्धि है, यहाँ पहुंच जाओगे, ये आता है प्लस बुद्धि है, यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है, ये भी स्ट्रेस बाय, अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, इसमें किसके इक्वल होता है, और स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, माइनस डेल्टा वी बाय, अच्छा डेल्टा पी को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख लेता हूं, पी एक्सटर्नल, ये कुछ ऐसा आ गया, पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, आ गया समझ? देखो मेरे पास ये सारा का सारा डाटा ना पहले से है, पर मैं तुम्हें लिख लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में, अब सुनो, बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस का अपोजिट क्या, रेसिप्रोकल क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है, गैस, तो गैस के जो बल्क मॉडुलस है सबसे कम होगा ना। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, समझो बात को, अगर मैं ये बोल रहा हूं जो कंप्रेसिबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बल्क मॉडुलस के। इसका मतलब क्या है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, ऐसे ही बोल सकता हूं। तो समझो बात को, अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है, उससे कम, अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूं तो ये उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस किसका होगा, सॉलिड का, फिर लिक्विड का, और फिर कम, सबसे कम किसका होगा, गैस का। ये किसका है, अब सोचो, ये सब याद करने की चीज है, थोड़ा सा दिमाग है तुम इजीली कर लोगे, दिमाग चाहिए बस, है ना। तो बुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। देखो लास्ट क्लासेस में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, साथ में हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो एक बार ध्यान रखना कि ना क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें उसका डाटा समझ आना चाहिए कि डाटा क्या दे रहा है और हमें निकालना क्या है। हमें सबसे पहले डाटा के अंदर क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है इसमें एक स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 10 mm और लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। 100 इस के का मतलब क्या होता है किलो, मतलब 10⁻³ फोर्स स्ट्रेचेस इट्स अलोंग इट्स लेंथ, कैलकुलेट स्ट्रेस निकालना है, इलोंगेशन निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। मतलब अगर मैं इसको इमेजिन करना चाहूँ तो ऐसी चीज है कि हम पे रॉड दे रखी है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, एल कितना दे रखा है हमें 1 मीटर, और इसका रेडियस कितना दे रखा है 10 mm। तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं,
मतलब 10 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है। अब इसके अलावा इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 100 किलोमीटर, मतलब 100 इंटू 10 की पावर, किलोमीटर मतलब 10 की पावर, मतलब 10 की पावर। हमसे पूछा क्या गया, हमें से तीन चीज पूछी गई है। पहली चीज जो हमें पूछी गई है, मतलब टू फाइंड के लिए हमारे पास क्या है, टू फाइंड के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं। एक है स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन में। दूसरा है जो कि होता है डेल्टा एल बाय, इसके अलावा कुछ पूछा है, और एक इलांगेशन पूछा है, और यंग इलांगेशन कितना है, डेल्टा एल, ये निकालना है हमें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देख के यही पता होना चाहिए कि निकालना क्या है। आधे लोग को तो यही सवाल नहीं रखती कि निकालना क्या है और दे क्या रखा है। और हमें यंग मॉडुलस दे रखा है, वो कितना दे रखा है, न्यूटन, ये सब हमें गिवन है। सबसे पहले हम स्ट्रेस निकालते हैं। क्या स्ट्रेस निकालने के लिए फोर्स अपॉन में एरिया है, क्या है फोर्स अपॉन में, क्या हमें फोर्स दे रखा है, क्या हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या है ये सर्कल है, क्या होगा इसका पाई आर स्क्वायर, आर हमें दे रखा है, मतलब स्ट्रेस तो मैं निकाल ही लूंगा। अब कैलकुलेशन में गलती हो बात अलग है तुम लोगों की, बट लॉजिकली फिजिक्स इतनी सी है कि जो स्ट्रेस होगा वो होगा फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स में दे रखा है 10 की पावर 5 और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। नाउ इट इज 3.14 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करोगे तो 3.18 इंटू 10 की पावर 8 आ रहा है। सिर्फ फिजिक्स यहाँ पर है, उसके बाद प्रॉपर क्या है मैथ्स। अगली चीज है स्ट्रेन निकालना, है ना। अगली चीज देखो, हमारा स्ट्रेन निकालना है, क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालने के लिए तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो डेल्टा एल और दूसरा, क्या हमें डेल्टा एल पता है, नहीं पता, एल पता है, हाँ एल पता है, तो मतलब स्ट्रेन तो इससे नहीं निकल पाएगा क्योंकि एक चीज हमें पता नहीं है। एक और चीज है जो यंग मॉडुलस होता है, वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन जो आएगा इससे वो क्या जाएगा बेटा, वो हो जाएगा स्ट्रेन इज स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस। क्या मैं स्ट्रेस निकाल चुका हूं ऊपर, कि मुझे यंग मॉडुलस पता है, तो स्ट्रेस कितना है हमारा, ये 3.18 इंटू 10 की पावर 8, और यंग मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10 की पावर, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व एंड कैन फाइंड द, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, अब हमें क्या निकालना है, इलोंगेशन। क्या मुझे डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा एल का तो एक ही फॉर्मूला है जो निकल सकता है, दैट इज स्ट्रेन से लिंक्ड है वो, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल, और डेल्टा एल इज स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय एल। एल पता है, स्ट्रेन तुम निकाल चुके हो, डेल्टा निकल जाएगा। आया समझ, कुछ डिफिकल्ट है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 4.7 और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 3 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो अगर हम डाटा लिखें तो डाटा में बोला क्या गया है, सबसे पहले में एक स्टील, दो वायर्स दे रखी है ना जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ। एक वायर हमारे पास कौन सी है, स्टील की वायर है ना, और ये वायर कौन सी हम पे, स्टील की वायर है, और दूसरी वायर किसकी दे रखी है हमें, यही है, ठीक है। अब हमें स्टील की वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, इस वायर की लेंथ कितनी दे रखी है हमें 4.7 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 5, मतलब ये 4.7 मीटर है, और जो ये एरिया है ये तुम्हें कितना दे रखा है, यही है ना। अब नेक्स्ट चीज है कॉपर वायर। कॉपर वायर में ये लेंथ कितनी दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है 3.5 मीटर, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है। इसको मैं एक काम करूं, इसको A1 ले लेता हूं, इसको L1 ले लेता हूं, इसको, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है, ठीक है। उसने क्या करा है कि दोनों पे स्टील वायर जिसकी लेंथ 4.7 है, क्रॉस सेक्शन एरिया 3 इंटू 10 की पावर -5 है, स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट
एज द कॉपर वायर, मतलब दोनों में जो एलोंगेशन हुई है वो सेम हुई है ना। उसने एल देखिए नहीं बोला कि दोनों में डेल्टा एल सेम है, और उसने सेम बोल दिया कि स्ट्रेच जो हुआ है दोनों के अंदर वो सेम हुआ है। सेम स्ट्रेच का मतलब क्या, जो डेल्टा एल है दोनों के लिए वो सेम है ना। और कॉपर वायर की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 3.5 और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 4 × 10⁻⁴। डाटा लिख लिया हमने, और दोनों के लिए डेल्टा एल क्या है, सेम है ना। अंडर अ गिवन लोड, अंडर अ बट इज द रेशियो ऑफ द यंग मॉडल्स, मतलब दोनों में जो लोड लगाया गया है सेम है, लोड सेम लगाया इसका मतलब फोर्स जो है दोनों में सेम है। तो मतलब अगर इसमें इलोंगेशन डेल्टा एल है, इलोंगेशन ये किसमें है, स्टील में, ये किसके बराबर है, इलोंगेशन ऑफ, यही चीज है ना। साथ में जो इसमें फोर्स लगा है, अगर इसमें फोर्स F1 है और इसमें जो मैं स्ट्रेच कर रहा हूं वो फोर्स F2 है, जो F1 और F2 क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, यंग मॉडुलस का रेशियो, है ना। मतलब मुझे क्या निकालना है, y1 बाय y2 का रेशियो। अब y1 क्या होगा, स्ट्रेस इन स्टील वायर बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होगा उसमें, फोर्स F1, अच्छा F1 F2 बराबर है, इसको मैं F के बराबर लिख दूं, है ना, सेम ही है। एरिया जो है इसमें A1 लिख लेता हूं, ठीक है, और इलोंगेशन कितना है इसमें, डेल्टा L बाय L1 ले लेता हूं, ठीक है। और जो y2 होगा वो क्या होगा, वो होगा फोर्स अपॉन में A2 डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय, अब इसको सॉल्व करना मैथ्स है ना। सबसे पहले ये बताओ कि इक्वेशन आएगी कैसे, हम मतलब ये लिख दिया मैंने, अब मैं इसको आराम से सॉल्व करना बता रहा हूँ। जो y1 होगा वो क्या आएगा, y1 आएगा फोर्स अपॉन में एरिया, जो लेंथ होगा ये ऊपर चला जाएगा, ये पता है ना, तो देख लो, मतलब ये क्या आ जाएगी L बाय, इसमें किसी दिक्कत कोई परेशानी, नीचे क्या आएगा, ये A1 होगा, ये L1 होगा, है ना, डेल्टा तो दोनों में सेम है। दूसरे में नीचे क्या होगा, F बाई A2 मल्टीप्लाई बाय L2, क्या तुम लोगों को दिख रहा है कि डेल्टा L से डेल्टा L कट जाएगा, F से F कट जाएगा, तो रेशियो किसका बच गया, L1 बाय A1 बाय L2 बाय A2, मतलब हमारा रेशियो बच गया L1 बाय A1 बाय L2 बाय A2, दिस इज नथिंग बट L1 बाय L2 मल्टीप्लाई बाय A2 बाय A1। अब तुम्हें L1 L2 पता है, A2 A1 पता है, हो जाएगा सॉल्व। अब देखो, जब तक तुम इस पर क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाओगे ना, इसका सॉल्यूशन देख लोगे, फिर तुमसे होगा नहीं। 1.79:1 ये आया इसका आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो पूरी कैलकुलेशन ही है, बस द थिंग इज कि यहाँ पर हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दे रखा है, इन्होंने एनसीईआरटी टेबल से लिया होगा। हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ले लेते हैं जो कॉपर के लिए होती है। क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर की वैल्यू 42 × 10⁻⁹ है ना। हमें एक पीस ऑफ कॉपर दे रखा है जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 15.2 × 19.1, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है, हम एरिया निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, है ना। और टेंशन दे रखी है, मतलब फोर्स दे रखा है हमें 4500 न्यूटन, है ना। और सिर्फ लास्टिंग डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है, हमें रिस्टोरिंग स्ट्रेन निकालना है ना। तो सिंपल है क्वेश्चन, हमें ये पता है जो यंग मॉडुलस होता है या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको उन्होंने बोलता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेन हमें निकालना है। तो फोर्स हमें कितना दे रखा है 44/500 और एरिया कितना दे रखा है 15.2 × 19.1, पर ध्यान रखना इसको मल्टीप्लाई करते हुए ये दोनों चीजें mm के अंदर है, तो यहाँ से 10⁻³ आएगा और यहाँ से 10⁻³ आएगा, तो 10⁻6 आएगा, और हमें स्ट्रेन निकालना है ना। तो ये वो बताओ स्ट्रेन क्या आएगा, स्ट्रेन तो सिंपल आएगा कि जो भी ये स्ट्रेस आया है हमारा अपॉन में यंग मॉडुलस, स्ट्रेस हम निकाल लेंगे यहाँ से, और जो हमें यंग मॉडुलस है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमें गिवन है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये ग्राफ बनाया गया है
स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, है ना। मतलब जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूँ, मतलब मैं फोर्स बढ़ाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहा हूँ किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर, मान लो ये तुम्हारी कोई मेटेलिक वायर है, अगर मैं इसमें स्ट्रेस बढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, स्ट्रेस बढ़ाता हूँ, तो होगा क्या, इसकी जितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा इसकी लेंथ बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अच्छा, तुम लोगों सब ये जानते हो कि मैं ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ को जितना मर्जी चाहूँ उतना खींच सकता हूँ, है ना। तो कुछ पॉइंट्स आते हैं, कभी भी मैं किसी में फोर्स लगा रहा हूँ तो, है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे, है ना। इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे, 3-4, मतलब बेसिकली हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, इससे इस पर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, मतलब एक पॉइंट आएगा इसमें जिसमें देखो अलग अलग पॉइंट्स पढ़ूंगा। पहला एक पॉइंट होगा जिसमें मैं इसको इतना खींच दूँ उस पॉइंट के बाद ही वापस आ जाए, आप कंप्लीटली रिगेन कर पाए अपनी शेप को, है ना। तो उसके बेसिस पे ना इस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, ऐसा पूरा ग्राफ होता है। और सेकेंडली कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक लेवल में बढ़ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि तुमने स्ट्रेस कम लगाया, स्ट्रेन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो पूरा एक ग्राफ बनेगा, और जब हम प्लॉट करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के पॉइंट्स को, मतलब उनके जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट्स आए हैं, तो पूरा जो ग्राफ बना है वो कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ तक आया है, ठीक है। द थिंग इज कि ये पूरा ग्राफ है जो एक मेटालिक वायर पे स्ट्रेस और स्ट्रेन लगा, मतलब स्ट्रेस लगा रहे हैं, जो स्ट्रेन आ रहा है उसके पीछे प्लॉट करा गया है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। अब द थिंग इज कि मैं तुम्हें बताया था हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ इज बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये किसके लिए, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, है ना। मतलब हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होते, बट जब एक स्मॉल डिफॉर्मेशन, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला रहे, तब तक स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के। अब तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने कभी ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ पढ़ा है, ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। तो जब भी यहाँ पर मान लो y की जगह मैंने क्या लगा रखा है, स्ट्रेस, और x की जगह क्या हमारा, स्ट्रेन, तो इसके जो आगे आता है उसको बोलते हैं स्लोप, और स्लोप होता है tan थीटा। मान लो ये ग्राफ है तुम्हारा, ये मैंने पहले ही बता रखा है कि ये थीटा है, ये y है, ये x है, तो tan थीटा जो होता है वो y बाय एक्स ले सकते हो, तो डेल्टा y बाय डेल्टा। अब सुनो, जो यहाँ पर tan थीटा है, हमारा y की जगह क्या है ग्राफ के अंदर, स्ट्रेस, और x की जगह क्या है, फेस के अकॉर्डिंग तो ये आ गया, मतलब मैथ्स के अकॉर्डिंग तो आ गया कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के रेशियो में क्या देगा, स्लोप देगा, पर फेस के अकॉर्डिंग ये रेशियो में क्या देता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ग्राफ में कभी देख के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना, तो तुम्हें क्या देखना है, जहां तक वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। तुम कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, मान लो तुमने एक ही पॉइंट ये ले लिया, tan है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 है, तो तुम tan थीटा निकाल सकते हो, दैट विल बी 10/5, है ना, कोई टफ नहीं होगा ये। तो हुआ क्या कि सबसे पहले हम ओ से ए तक गए, ओ से ए तक गए, है ना। ए है प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब प्रोपोर्शन, मतलब डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। देखो यहां तक बी तक देखो, समझने की कोशिश करना, हम ओ से बी जा रहे हैं, उसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल पॉइंट, और बी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। समझने वाली बात यह है कि इस पूरे रीजन को बोलते हैं, ओ से बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब होता है, इलास्टिक लिमिट का यह मतलब होता है कि अगर मैं बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देता हूं तो अपनी शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेगा, मतलब ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक जो भी मेरी स्ट्रेस की वैल्यूज रहेगी, जो भी स्ट्रेन आएगा, है ना, कोई भी डिफॉर्मेशन आई, है ना, वो रिगेन हो जाएगी जैसे ही मैं क्या करूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दूंगा। जैसे मैं उसको खींचना बंद करा, वो वापस अपनी शेप पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो कब तक है, एक ऐसा नहीं है कि किसी भी डिफॉर्मेशन पे आ जाएगा, है ना, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन वो लिमिट दे रखी है ओ से लेके बी तक। अब ओ से लेके बी में भी दो पार्ट है, ओ से लेके ए और ओ से लेके ए से लेके बी। अब जो ओ से ए है इसमें क्या
खास बात है, देखो चाहे मैं ए तक ले जाऊं चाहे मैं बी तक ले जाऊं, वो वापस आ जाएगा, अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। डिफरेंस क्या दोनों पॉइंट्स के अंदर? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो ओ से ए है, यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ए से बी तक में स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, पर यहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। पर दोनों केस में एक चीज कॉमन है कि दोनों केस में कंप्लीटली रिगेन कर लेता अपनी शेप को, ठीक है। तो तुमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए इस ग्राफ के अंदर, तुम ओ से लेके बी लेके जा रहे हो, ओ से लेके बी लेके जा रहे हो, इसमें एक पॉइंट आया ए, देखो ये ए तक ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, कर्व आ रहा है ना। तो ओ से लेके ए तक में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड इट विल रिगेन इट्स शेप। और ए से लेके बी में क्या होगा, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट इट विल कंप्लीटली रिगेन इट्स शेप। अब बी के बाद में इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगी। इलास्टिक लिमिट खत्म होने का मतलब ये है कि अब तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे ना तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन में रह जाएगी। मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद क्या होगा, अगर तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी देते हो तो रिगेन तो करेगा अपनी शेप को, पर कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आगे ही आएगा। आ रहा है समझ? ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी अब हमारे पास क्या, बी से हमने 2 रीजन पढ़ लिया, ओ से लेके बी, उसमें 2 ओ से ए और ए से बी। हम पढ़ रहे हैं बी से ई में, बी से ई में तुम्हें 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, एक बी से डी और डी से ई, ठीक है। अब देखो ओ से लेके बी तक तो हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, और बी से ऊपर जा रहे हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा, तो प्लास्टिक रीजन चालू हो गया। प्लास्टिक रीजन मतलब कि कंप्लीटली शेप वापस नहीं आ रही, है ना। बी से लेके ई तक में जा रहे हैं, ये समझ आ गया कि ओ से लेके बी तक जो है तुम्हारा वो कौन सा रीजन है, इलास्टिक रीजन, है ना। ओ से ले तक ए में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और ए से बी में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ही मैं बी से ई में जाऊंगा, बी से अब वो रीजन चालू हो गया कि कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगा, तो इस रीजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन। अब इसमें 2 पॉइंट आए, एक आया अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, और आखिरी ई पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब ये है कि तुम मैक्सिमम स्ट्रेस इस पर डी तक ही लगा सकते हो, अगर उसके बाद तुमने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया तो फ्रैक्चर कर जाएगा। फ्रैक्चर मतलब टूट जाएगा, ऐसे ई पॉइंट पे, हाँ ई पॉइंट पे वो टूट जाएगा। तो तुमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, अब एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले रीजन कौन सा हमारा, ओ से ए वाला रीजन। ओ से ए वाले रीजन में खास बात क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब हुक फ्लो ओबे हो रहा है, कर्व इज लीनियर, ठीक है, एंड इट विल रिगेन इट्स शेप। नेक्स्ट क्या, ए से, अच्छा देखो ओ से ए में तुम ये भी करोगे, बता दिया मैंने, स्लोप जो होगा tan थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट है तुम्हारा ए से बी। ए से बी में क्या है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट बॉडी स्टिल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, है ना। दोनों में शेप तो रिगेन हो रही है, बस फर्क किसका है, प्रोपोर्शनलिटी का, एक में प्रोपोर्शनल है एक में नहीं, है ना। और जो तुम्हारा बी पॉइंट है उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट की बोला, इसके बाद वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है कंप्लीटली, ठीक है, इलास्टिक। इसके बाद कौन सा चालू हो जाएगा, प्लास्टिक रीजन, ठीक है। अब ध्यान रखना, देखो इस पॉइंट के, देखो यहाँ पर देखो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेस होगा, है ना, उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मतलब ये इतनी ही स्ट्रेस को झेल सकता है जिसमें अपनी बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर पाए। इससे ज्यादा मैं स्ट्रेस लगाऊंगा तो कंप्लीट शेप। यील्ड स्ट्रेस क्या है, जो यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ो। अब हमारा बी से डी वाला रीजन। बी से डी में क्या होता है, मैंने बता दिया था, ओ से बी तक तो क्या है, इलास्टिक रीजन, उसके बाद क्या है, प्लास्टिक रीजन, है ना। आफ्टर बी स्मॉल स्ट्रेस प्रोड्यूस लार्ज
स्ट्रेन, मतलब तुम थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे बॉडी बहुत ज्यादा डिफॉर्म होगी, तुम देख भी सकते हो इस चीज को। यहां तक देखो, तुमने स्ट्रेस इतना ज्यादा लगाया पर डिफॉर्मेशन कितनी हुई, बस इतनी सी। इसके बाद यहां से देखो, यहां से तुम बस इतना सा स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, बहुत थोड़ा सा, पर डिफॉर्मेशन कितनी बढ़ रही है, मतलब स्ट्रेस में कम बढ़ा रहा हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। ये समझ आया, ठीक है। आफ्टर बेस स्मॉल स्ट्रेस प्रोड्यूस लार्ज स्ट्रेन, ए डिफॉर्मिंग फोर्स विल बी रिमूव्ड, स्टिल देयर विल बी अ परमानेंट स्ट्रेन एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये बता दिया मैंने कि मतलब आप कंप्लीटली रिगेन नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसमें रह जाएगी जो कि परमानेंट है, ठीक है। और इस डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आया समझ। नेक्स्ट क्या है, अच्छा डी पॉइंट को समझ आ गया। डी पॉइंट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेस इतना ही झेलेगा ये, अगर इससे थोड़ा सा भी ऊपर लेके गए तुम, अब वो क्या कर जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा, मतलब मैक्सिमम डी तक ही झेलेगा। अल्टीमेट जो ये झेल सकता है वो कहां तक है, डी तक, ठीक है। बियॉन्ड पॉइंट डी इफ एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इवन बाय रिड्यूसिंग अप्लाइड फोर्स, मतलब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो मान लो 10 न्यूटन की, अब तुम फोर्स अब भी अप्लाई करो पर थोड़ा कम कर दिया, 5 न्यूटन कर दिया, चाहे तुमने कम फोर्स लगाना चालू करा, पर स्टिल लार्ज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा और एक पॉइंट अकर होगा जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, अब वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ऐसा समझ। अब दोबारा से देखो, हमारे पास ओ से लेके हमने ई तक पढ़ रहे हैं, इसमें रीजन हमारा एक आएगा ए पॉइंट, एक आएगा बी पॉइंट, एक आएगा डी पॉइंट, एक होगा ई पॉइंट। ओ से ए तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, ओ से पहले ओ से बी तक इलास्टिक रीजन है और बी से ई तक प्लास्टिक रीजन है। ओ से बी तक में 2 पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट है, एक जो ए पॉइंट है वहां तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है और रिगेन कर लेगा, ए से बी तक भी रिगेन कर लेगा पर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और जो बी पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, पहले ए पॉइंट का बताओ, ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट और बी पॉइंट उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस। उसके बाद हम कहां जा रहे हैं, डी पॉइंट पे। डी पॉइंट कौन सा है, अल्टीमेट, मतलब मैक्सिमम उतना ही झेलेगा, उसके ऊपर थोड़ा ही बढ़ाओगे तो फ्रैक्चर कर सकता है ना, ठीक है। डी से ई तक। अब ई पॉइंट क्या है इसका, फ्रैक्चर पॉइंट। इस पूरे में कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसका देखो एक मैंने शॉर्ट मैप भी बना रखा है मैंने, देखो यहाँ पर देखो, ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है, ओ से लेकर ई तक में सिर्फ ओ से ए वाला रीजन ऐसा रीजन है जिसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, बाकी किसी भी रीजन में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। और बॉडी विल कंप्लीटली रीगेन इट्स शेप, ये बस कौन से रीजन में, ओ से ए वाले में और ए से बाकी में नहीं है। देखो ऐसा ही है ना, ओ से लेके ई, पहले ओ से लेके ए में प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, फिर बी पे यील्ड पॉइंट आता है या इलास्टिक लिमिट आती है, ये यील्ड स्ट्रेस आता है, उसके बाद डी पे अल्टीमेट स्ट्रेस आता है और ई पे फ्रैक्चर पॉइंट आता है। मतलब इस कहानी में कोई दिक्कत कोई परेशानी, देखो तुम्हें ये समझ आता है कि बी पॉइंट के बाद अगर मैं स्ट्रेस लगाता हूं तो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, है ना। तो तुम्हें ये क्या बता रहा है, ये सी पॉइंट क्या बता रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन, मतलब अगर तुम इसके बाद बी के बाद स्ट्रेस लगा रहे हो तो कम से कम उसमें जब वो वापस आएगा तो कम से कम इतनी डिफॉर्मेशन तो उसमें रह जाएगी, 1%, कम से कम 1% होता है किसी बॉडी का ही, तो इतनी डिफॉर्मेशन रहेगी, इसलिए बोला गया इसको परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन। आफ्टर भी अगर तुम स्ट्रेस लगाते हो तो जो एक परमानेंट स्ट्रेस परमानेंट स्ट्रेन उसमें रह जाता है या परमानेंट डिफॉर्मेशन जो उसमें रह जाती है उसको क्या बोला गया, परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन, है ना। मेन चीज है यहाँ पर। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता, हाँ देखो तुमने यहाँ पर पॉइंट्स देखे डी एंड ई, डी एंड ई पॉइंट्स देखे, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस से तुम्हें ये पता चल जाएगा, तुम्हें डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल तो पता होंगे, डक्टाइल और ब्रिटल पता होंगे। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनको हम पीटते हैं तो लंबे लंबे खिंच जाते हैं आराम से, है ना। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होगा, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट होंगे दूर दूर होंगे, मतलब उसमें मैं हल्का भी मारूंगा तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा वो। अगर ये पॉइंट डी और ई बहुत पास पास है, बहुत क्लोज है, इसका मतलब सब्सटेंस कैसा है, ब्रिटल, और डी और ई दूर दूर है, इसका मतलब कैसा सब्सटेंस है, डक्टाइल है। भाई तुम ऐसे जज नहीं कर सकते, तुम्हें 2 ग्राफ देख के जज करने पड़ेंगे। हाँ इसके अलावा तुम एक पॉइंट देख रहे हो बी एंड डी, बी के बाद
बी के बाद डिफॉर्मेशन चालू हो जाती है, मतलब कंप्लीट डिफॉर्मेशन, कंप्लीट तो नहीं, थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन में रहती है बी से डी तक। समझने की कोशिश करो, डी कौन सा पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मतलब अल्टीमेट वहीं तक वो झेल सकता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। अगर बी और डी दूर है, मतलब डी दूर है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डक्टाइल। और बी और डी अगर पास में है तब ब्रिटल। तो डी और ई से भी जज होता है और बी और डी से भी जज होता है। अगर बी और डी पास में तो ब्रिटल, दूर है तो डक्टाइल। वैसे डी और ई अगर पास में है तो ब्रिटल, दूर है तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, है ना। नेक्स्ट है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग, फटीग का मतलब क्या होता है, इलास्टिक फटीग मतलब तुम बार बार एक बॉडी को डिफॉर्म करे जा रहे हो। फॉर एग्जांपल तुमने देखे होंगे, इसका ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज भी है। प्रैक्टिकल यूज कैसे, क्योंकि हम किसी भी चीज पे कोई भी चीज यूज कर रहे हैं ना, उसमें हम स्ट्रेस डाल ही रहे हैं। जैसे तुम बेंचेस पे बैठे हो, है ना, बेंचेस के नीचे लोहे के पिलर्स लगे हैं, है ना। अब तुम जब उस पर बैठोगे तो क्या पिलर्स मतलब थोड़ा सा बेंड हो जाए, तो कभी 3-4 बैठोगे तो हल्का सा ही बेंड तुम्हें दिखेगा, है ना। तो उस पर भी क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है ना। तो हम कोई भी चीज, जैसे मान लो किसी को ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाते हुए वो हर एक मटेरियल का स्ट्रेंथ देखेगा, क्यों चेक करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे क्या ट्रैवल, तुम देखोगे जैसे तुम कभी पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में जाओगे तो ब्रिज बहुत पुराने हैं, तो उसमें ना बोर्ड लगे हुए होते हैं कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी जाए, है ना। क्यों, क्योंकि सबका एक लिमिट होती है ना। अब होता क्या है कि मान लो जैसे ब्रिजेस हो गए, ब्रिज तो बार बार यूज हो रहे हैं, है ना। तो इवन तुम इसमें उसमें भी यूज आता है। तुम्हें पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, अब रफली 8000 मान लो तुम लोग, 8000 मीटर है, किलोमीटर है, मीटर है। किसी माउंटेन की जो हाइट है ना, वो 10 किलोमीटर से ऊपर नहीं है। कोई हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जानता है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, 8611 हाइट है इसकी। हाँ, तो इसके पीछे भी यही रीजन है कि ज्यादा हाइट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा जो लोड है वो नीचे वाले पत्थरों पे आ रहा है ना। उन पे जरूर से ज्यादा लोड आया तो वो भी क्या होंगे। हाँ, तो वही सारी चीज है कि ब्रिजेस बनाते हुए, इवन तुम देखोगे, तुमने घरों में पिलर्स चलते हुए देखे हैं, उसके कुछ आई टाइप की शेप होती है। तुम ऐसे देखो, कुछ इस टाइप की शेप होती है घर के पिलर्स की, लोहे के जो पिलर्स होते हैं, देखा है, कुछ इस टाइप की शेप होती है। देखो घर में जो पिलर्स लगते हैं, जो लोहे के पिलर्स लगते हैं, अरे लोहे के पिलर्स यार, कॉलम्स, हाँ बनते टाइम। तो समझने की कोशिश करो, चाहे ब्रिजेस बनाने जो कहीं पर भी बनाना हो, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। क्योंकि हमें ऐसे हमें पता होता है कि यहाँ पर इस हाईवे पे कितना ट्रैफिक आएगा, क्या इसको वो झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, आया समझ, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही बहुत है। अब क्या है इलास्टिक फटीग का मतलब क्या है कि अगर हम लगातार किसी में रिपीटेड अल्टरनेटिव डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, है ना, ऑन एन इलास्टिक बॉडी, तो उसका जो बिहेवियर होगा, इलास्टिक का बिहेवियर, इलास्टिक मतलब रिगेन करने का जो बिहेवियर होगा, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा टाइम के साथ, है ना। ठीक है, इसी चीज को क्या बोला जाता है, इलास्टिक फटीग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। परमानेंट सेट समझा दिया मैंने कि इट इज द अमाउंट बाय विच अ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इट्स यील्ड पॉइंट एंड इफ द लोड इज रिमूव्ड द मटेरियल डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। सिंपल सा मतलब ये है कि ये एक अमाउंट है जिसके मतलब मान लो किसी बॉडी का 1% या 2% अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट यील्ड पॉइंट के बाद में स्ट्रेस लगाओ, तो कम से कम 1 या 2% उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मेशन रह ही जाएगी। आया समझ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आप इलास्टोमर्स जानते हो, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है इलास्टोमर्स के लिए। इलास्टोमर्स, अरे इलास्टोमर्स का नाम नहीं सुना, ये सब्सटेंस होते हैं टाइप के, काफी इलास्टिक होते हैं, उसके लिए अलग है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ये याद रखना। इलास्टोमर्स के लिए अलग से याद कर लो कि इस टाइप का इलास्टिक, जिसमें ना इलास्टिक रीजन बहुत हाई होता है, बहुत इलास्टिक होता है ये। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेन इसमें तो किसी में भी नहीं होता, ऑलमोस्ट क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है। इलास्टोमर्स के ग्राफ अलग से याद कर लो, ठीक है। देखो इलास्टिक, इसमें खास बात क्या है, खास बात है कि इसमें जो इलास्टिक रीजन होता है वो काफी बड़ा होता है ना। इसमें कोई भी प्लास्टिक रीजन नो वेल डिफाइंड, मतलब प्लास्टिक रीजन में कमी होता है इसमें, है ना। जैसे टिश्यू ऑफ एरोटा हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है, इलास्टोमर्स है ना। इसमें हुक्स लॉ तो कहीं पर भी ओबे नहीं हो रहा होता,
ठीक है, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। अब देखो ये ग्राफ दे रखा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है ना। हमें यंग मॉडल्स निकालना है और अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर द मटेरियल निकालना है। मैं 2 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ। सुनो, देखो अभी मैंने बताया था यंग मॉडल्स क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब तुम्हें पता है इस ग्राफ के अंदर y पे क्या दे रखा है, स्ट्रेस, और यहाँ पर क्या दे रखा है, स्ट्रेन। तो यंग मॉडल्स किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल। मतलब हमें बेसिकली क्या निकालना है, tan थीटा। और tan थीटा कैसे निकलेगा, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया 150 वाला, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, ये वैल्यू कितनी है 150 है ना, इंटू 10⁻6, और ये पॉइंट कितना है 0.00, डिवाइड कर दो, खत्म, यंग मॉडल्स निकल गया। अब बी पॉइंट है, हमें निकालना है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल, है ना। यील्ड स्ट्रेंथ, इसका देखो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा कि जब तक ये इलास्टिक रीजन में, इस पॉइंट के बाद तुम देखोगे बहुत थोड़ा सा ही, मतलब इसमें क्या सारे पॉइंट्स गायब कर दिए गए, डी ई सारे पॉइंट्स गायब कर दिए गए, वो सारे पॉइंट्स इतना छोटा सा पोर्शन ही दिखा रहा है इसका, है ना। तो यील्ड जब तक स्ट्रेस एग्रीगेशन टू स्ट्रेन है उसको बोल रहे हैं। वो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर है, जहां पर ये प्रोपोर्शनल है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है 300 वाला, वो यही पूछ रहा है, 310⁶, ये इसका आंसर होगा। आगे समझ। अब देखो द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द मटेरियल्स हैज द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, ए होगा। स्लोप देखो ना इसमें, यंग मॉडुलस से स्लोप से निकलेगा, tan थीटा होता है ना। उसके बाद आता है बीच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल, इसमें स्ट्रॉन्गर कौन होगा, ए, है ना। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको कैसे चेक करना है, स्लोप चेक करके tan थीटा। अब जैसे एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी है, स्लोप इसका ज्यादा है, tan थीटा इसका ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, क्योंकि यंग मॉडुलस ही tan थीटा के बराबर होता है। दूसरा है स्ट्रॉन्गर मटेरियल, जिसकी इलास्टिक लिमिट और ये मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो मतलब स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा ना, तो ब्रिटल होगा, है ना। देखा ना, ग्रेटर फॉर ए देन दैट ऑफ बी एंड ए स्ट्रॉन्गर देन बी। अब इसके एक या दो कॉन्सेप्ट और आखिरी करा रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे। आप समझो, एक रेशियो पॉइजन रेशियो, तुम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन पता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, समझने की कोशिश करना, कि मान लो चाहे इसका अपना ही वेट है, मान लो, तो अपने ही वेट पे क्या होगा, किसी भारी चीज को लटका दो, थोड़ा सा वो खींचेगी, अपने उसका खुद का वेट से थोड़ा खींच देगा, है ना। तो होगा क्या, या फिर तुम कोई फोर्स लगा दो इस पे, होगा क्या कि थोड़ा सा ये क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा, है ना। जैसे मान लो कोई भारी बहुत रबड़ ले लो, बहुत भारी से रबड़ ले लो और उसको उल्टा लटका दो, तो कुछ ही थोड़ी बहुत, तुमने वो देखा है एक क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग जैसा आता है, लेंसी क्या बोलते हैं, स्लिंकी, हाँ, उसको लटका दो तो अपने वेट से थोड़ा सा नीचे गिर जाएगी। तो वही चीज है, ये कोई इलास्टिक बॉडी, किसी को ऐसे भी सीधा अपने वेट, मतलब लटका दिया तुमने, तो अपने वेट के कारण थोड़ा सा वो खिंच जाएगा। आया समझ। अरे जैसे तुम मान लो, ऐसे ही मान लो कि मान लो ये एक पिलर है, ये एक पिलर है, तुमने इसके बीच में ना कुछ, मतलब मान लो कि रोड बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तुमने ऐसा है कि रोड में इतना ज्यादा मटेरियल, उसके लिए बहुत ज्यादा थिक रोड बना दी, तो खुद ही ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। आया समझ। ना विश्वास हो तो एक काम करो, 5 बंदे एक ही बेंच पे बैठ जाओ, अभी कर्व दिखा दूंगा तुम लोगों को। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है ना, और ये इसका ओरिजिनल डायमीटर है, ठीक है। उसमें ओरिजिनल क्या है, डायमीटर। जब इसकी लेंथ बढ़ती है तो मैंने बताया था एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो क्या, वॉल्यूम है, हाँ, वो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, पर एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज वॉल्यूम, है ना। अब समझने वाली बात यह है कि लेटरल स्ट्रेन क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, कि मान लो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है ना, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर तुम्हारा स्ट्रेन आया, मतलब लेंथ में चेंज आया, जो डेल्टा एल है, ये तुम्हारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या रहा तुम्हारा, that will be डेल्टा एल बाय, और लेटरल क्या रहा, लेटरल मतलब फोर्स लग रहा है उसके, जैसे ये फोर्स लग रहा है, तो अगर इसके पैरेलल ही तुम्हारा लेंथ बढ़ी तो वो लॉन्गिट्यूडनल है
है ना। और परपेंडिकुलर बढ़ी, मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, जैसे खींचोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। किसी चीज को खींचोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो वो भी तो स्ट्रेन डेवलप हुआ, उस स्ट्रेन को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, तो जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा डी बाय डी, ठीक है। वो क्या होगा, डेल्टा डी बाय डी, ठीक है। अब पॉइजन रेशियो क्या बोलता है, वो ये बोलता है जो लेटरल स्ट्रेन है और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है वो इलास्टिक लिमिट में, विद इन इलास्टिक लिमिट, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो लेटरल स्ट्रेन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल, पर ये कब तक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये हटाऊंगा, जिसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, है ना। उस कांस्टेंट को मैं बोल देता हूँ सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये समझ आया, जो ये होगा इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो बोलते हैं इसको। आप समझने की कोशिश करना। तो पॉइजन रेशियो क्या आता है, तुम्हारा जो पॉइजन रेशियो आएगा वो आएगा, यहाँ पर क्या था लिटरल स्ट्रेन, वहां पर क्या था लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो तुम्हारे यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन है डेल्टा डी बाय, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल बाय, बस यही है पॉइजन रेशियो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा ही बता दिया मैंने, बस मैंने बता दिया, ठीक है। ये समझ आ गया, आगे बढ़ो। लास्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तुम ये खुद सोचो कि जैसे तुम किसी रबर बैंड को खींचते हो, तुमने खींचा, खींचने में जैसे उसको छोड़ोगे वापस आएगा अपनी पोजीशन पे, जब वो वापस आ रहा है तो उसके पास क्या होती है, थोड़ी वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी से होने की वजह से क्या आएगी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी। वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऐसे तो हवाबाजी में आ नहीं जाएगी, है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कैसे, क्योंकि जब हमने उसको खींचा तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई, वो थी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं उसको छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो हमें ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, समझने की कोशिश करना। अब ये तुम्हारा इनिशियल है, इनिशियली ये ऐसे है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा, मतलब जो इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी उससे ये एक्स नीचे चला गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर मैं एक्स से थोड़ा और इसको डिफॉर्म करूँ, अगर एक्स से थोड़ा सा और डिफॉर्म करूँ, मतलब थोड़ा फोर्स लगे जा रहा है, तो एक्स से डेल्टा एक्स जाने पे, एक्स से डेल्टा एक्स, या फिर बोल दूं मैं डीएक्स जाने में, क्या एक्स से डीएक्स जाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, दूसरे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अगर मैं एक्स से डीएक्स में वर्क डन निकाल लूँ, बहुत छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू निकाल लूँ, है ना, और ऐसे डीएक्स 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 मैं निकालता रहूँ, सबको प्लस कर दूँ, तो मुझे नेट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और इसको करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना। सबसे पहले ये बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स, एफ डी एक्स। अब वैसे एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है, एफ डॉट एक्स होता है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा है, उधर की साइड डेल्टा एक्स है, दोनों में एंगल कितना है, फोर्स नीचे है, डीएक्स भी नीचे की साइड डिफॉर्म हो रहा है, दोनों में एंगल कितना है, जीरो। तो जैसे यहाँ पर मैं कॉस जीरो लिखूंगा, कॉस जीरो क्या होता है, वन, है ना। ये समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हमारा जो डी डब्ल्यू आया वो आ गया एफ डी एक्स। हमें कहां से कहां तक निकालना है, देखो ये डिफॉर्म एक पर्टिकुलर पोजीशन तक ही होगा, मैक्सिमम जो डिफॉर्मेशन आया वो मान लेते हैं हम डेल्टा एल, जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया इतना डिफॉर्मेशन आ चुका है डेल्टा एल तक। यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में आने तक इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो गई वो हमें निकालना है।
ठीक है, वो क्या करना है हमें निकालना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। क्या मुझे ये पता है, मुझे ये पता चल गया जो डी डब्ल्यू है वो होगा एफ, और अगर मैं इसको एक्स इनिशियल पॉइंट क्या लेता हूँ मैं इसका ओरिजिन, और फाइनल पॉइंट क्या है, इसमें चेंज इन लेंथ कितना हो जाए एल, इसमें जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो नेट वर्क डन के, और नेट वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप समझना, क्या तुम लोगों ने ये पढ़ रखा है जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस बाय, ठीक है। अब जो स्ट्रेस होगा, जो स्ट्रेस है वो क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया, और जो स्ट्रेन है वो क्या, डेल्टा एल बाय एल। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर फोर्स रखना है, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, फोर्स की क्या वैल्यू आएगी। क्या मुझे यहाँ से दिख रहा है जो फोर्स आएगा हमारा वो आएगा, फोर्स को इधर रखो, यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया, है ना, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय, इतना समझ आता है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो मैं इसी चीज को उठा के इसमें डाल दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय। अच्छा एक सेकेंड, है ना, हाँ इसको ऐसे ले लो, हम सीधा फाइनली लेंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे देख रहे हैं, तो डेल्टा एल की वैल्यू जो होगी इस स्टेट पे, डेल्टा एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स के, क्योंकि हमारा चेंज लेंथ किसके बराबर है इसमें, एक्स के। तो जो डेल्टा एल है, मतलब हम तो बीच वाले, हम कहाँ से कर रहे हैं, एक्स से लेकर डीएक्स तक नहीं जा रहे हैं ना, हम तो बस डी डब्ल्यू इतना से का निकाल रहे हैं, बीच वाले के अंदर हम डेल्टा एल ले रहे हैं एक्स के लिए, नहीं, हाँ बीच वाले के डेल्टा एल एक्स के बराबर, है ना, जो चेंज इन लेंथ किसके बराबर है, बीच वाले केस में एक्स, क्योंकि यही हम एक्स से डीएक्स के लिए तो निकाल रहे हैं वर्क डन, बाकियों का हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम डेल्टा एल की वैल्यू किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स से। तो यहाँ पर क्या जाएगा, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके, और यंग मॉडुलस क्या तुम्हारा कांस्टेंट, है ना, नॉर्मली तुम्हारा एरिया और लेंथ भी मैं क्या ले रहा, ए एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ तो चेंज नहीं हुआ ना, ओरिजिनल लेंथ होना चेंज होता है, लेंथ चेंज होता है, ओरिजिनल लेंथ तो सेम ही रहेगा, 5 मीटर के लिए 5 मीटर ही है, उसकी लेंथ चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा, मतलब लेंथ चेंज हो जाएगा, पर जो इनिशियल लेंथ थी वो तो 5 ही रहेगी, है ना। तो ये बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x ds का इंटीग्रेशन 0 से, अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय, जिसको याद नहीं है वो देख लो, x की पावर n ds का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये जाएगा x 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1, ठीक है। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से डेल्टा, ये जाएगा गामा ए एल डेल्टा एल, यहाँ पर मैं क्या करूँगा ये पता ना, पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 डालूंगा मैं, तो डेल्टा एल बाय 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तुम्हारा डी डब्ल्यू, मतलब ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, नेट वर्क डन। तो पूरे लिमिट में जो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन है वो तुम्हें क्या देगा, डब्ल्यू नेट वर्क डन नेट, है ना। आप समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर ना देखो एल से एक्स्ट्रा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो पता ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकता है ना, ये जो 2 है ना ये तो स्क्वायर के बाहर है, हाँ ठीक है, तो इसको हम अलग कर देते हैं, ये जगह हाफ, मैं इस गामा को भी अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर एल और एल क्या बना देंगे, एल स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एल डेल्टा एल स्क्वायर है, नीचे एल स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और क्या बच गया यहाँ पर, एक बच गया ए और एक बच गया एल, एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या देता तुम्हें, हाँ, तो ये चीज क्या बन जाएगी तुम्हारी,
जो ये चीज है, ये डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, ये मल्टीप्लाई है, ये गामा नहीं है, ठीक है। आ गया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। अच्छा एक बात बताओ कि यहां तक तुम्हें समझ आ गया। देखो डब्ल्यू नेट किसके बराबर था एनर्जी के, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम को दे ले आऊं, ये किससे बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी के। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को नीचे वॉल्यूम को ले आऊंगा, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम ये क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम जैसे तो मास डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी। वो किसके बराबर हो रहा है, वो आ रहा है हाफ मल्टीप्लाई बाय गामा मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन का स्क्वायर का मतलब स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय, अच्छा गामा इंटू स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस। गामा होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो गामा इंटू स्ट्रेन क्या हो गया, स्ट्रेस। तो फाइनली कंक्लूजन क्या आया, जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम, वो किसके इक्वल आ रही है, हाफ इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आती है विबल में।